इस वीडियो के आखिरी तक जो आपके कैंग के लिए नजरिया है वो मैं पूरे ढंग से बदलने वाला हूँ और इस चीज के मुझे $10,000 मिलेंगे। साथ ही हम ये बात भी करेंगे कि कैंग और हीरोमैन्स के वेरिएंट्स की कहानी क्या रही और अवेंजर डूम्सडे में उन्हें कैसे मेंशन किया जाएगा। मैंने इस चैनल पर 40 से ज्यादा कैंग की कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है और 100 से ज्यादा कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो इनकी कहानी मेरे से अच्छा कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। एमसीयू में अभी इनकी कहानी क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी या लोकी सीजन 3 देखने को मिलता तब ये हमारे लिए साफ साफ हो जाता। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो, ये वीडियो आपको कंप्लीट कैंग, हीरोमैन्स, इमॉर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन, रामाटूट इन सभी की कहानी को एक बेहतर एंड देगा और जो भी कुछ आपसे मिस हुआ है या छुपाया जा रहा है वो सब आप यहाँ विटनेस करेंगे। कैंग का रिकास्ट अगर 27 अगस्त को होता है, क्योंकि मार्वल वो अनाउंसमेंट वाली कास्ट फिर से रिवील करने वाला है, तो ये चीज हमारे लिए सही है। अगर ये चीज नहीं होती है तो ये कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो यहाँ एमसीयू में परफेक्ट फिट भी हो रही है। बहुत कुछ है जिसे मैं इंट्रो में कवर नहीं कर सकता, बस आखिरी तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। हीरोमैन्स ने बोला था कि युगों पहले उसका एक वेरिएंट 30वीं शताब्दी में पैदा हुआ जो एक साइंटिस्ट था। उसने समांतर ब्रह्मांड को खोजा, टैग को शेयर किया और ऐसे कैंग के वेरिएंट्स आपस में मिले, लेकिन इनमें कुछ वेरिएंट्स इविल थे और एक दूसरे की रियलिटी को हथियाना चाहते थे। इसीलिए मल्टीवर्स में केओस शुरू हो गया, जिसे मल्टीवर्सल वॉर नाम दिया गया, जो उस समय मल्टीवर्स को एंड की तरफ धकेल रहा था। मिस मिनट ने भी एनिमेशन से ये चीज बताई कि टाइमलाइंस आपस में टकरा के ध्वस्त हो रही है, मल्टीवर्स तबाह हो रहा है। और फिर मिस मिनट की आगे कहानी में ये बताया कि टाइम कीपर्स आए और उन्होंने सैक्रेड टाइमलाइन को बनाया और फिर इस चीज को गलत साबित किया हीरोमैन्स ने और उसने बताया कि सैक्रेड टाइमलाइन उसने बनाया है और उसी ने ही मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया है। अब यहाँ केवल दो चीज नोटिस करने वाली है। नंबर 1, हीरोमैन्स ने जो मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया और टाइमलाइंस को आइसोलेट करके सैक्रेड टाइमलाइन में बनाया, ये एक तरह का मल्टीवर्सल रीसेट था, जिसकी वजह से हम दो मल्टीवर्स की थ्योरी पर आ जाते हैं। पिछला जो हीरोमैन्स ने एंड किया, दूसरा जो हीरोमैन्स ने सैक्रेड टाइमलाइन से बनाया और जो अब ट्री की फॉर्म में है। और इसी में ही ये जो पिछला मल्टीवर्स और ये करंट मल्टीवर्स है, हीरोमैन्स ने कई बार सैक्रेड टाइमलाइन को रीसेट किया है, जिसको कई बार मेंशन किया है रवोना, मोबियस, हीरोमैन्स ने। और जितना भी ये रीसेट होता गया, ऐसे ही TVA को डाटा मिलता गया और इसी में ही हर बार एक समय पर ये लूम टूट जाता। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि हीरोमैन्स ने जो लिखा है वैसा ही वैसा हो रहा है टाइमलाइंस पर, तो भाई लोग ऐसा नहीं है। उसके पास हर एक संभावनाओं का डाटा है और इसी से ही TVA चल रहा है। सिल्वी ने यहाँ ये जो टेबल खिसकाया था, यहाँ कई सारे स्क्रैच देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ये इवेंट कई बार हो चुका है। लोकी का पिछले TVA में जाना, जहाँ कैंग का एक स्टैचू था और वहाँ लोकी को कोई जानता भी नहीं था। ये चीज ये बताता है कि सैक्रेड टाइमलाइन का जो ये लूप है उसको कई बार रिसेट किया गया है, क्योंकि हीरोमैन्स के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था इस प्रॉब्लम का। लेकिन लोकी सीजन 2 के फाइनल में लोकी को टाइमलाइंस की कमांड दे दी गई है। ये हीरोमैन्स का परफेक्ट प्लान है। भले ही वो इस गेम से बाहर हो गया हो, लेकिन उसने अपने सारे प्लेयर्स को पहले ही सेट कर दिया है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि जब हीरोमैन्स ने शुरुआत में अपने पहले वेरिएंट की कहानी सुनाई, उसने बोला था कि युगों पहले उसका एक वेरिएंट था, ना कि पिछले मल्टीवर्स में उसका एक वेरिएंट था। और ये चीज आगे काफी चीजों को बदल देती है, जैसे हीरोमैन्स की मल्टीवर्सल वॉर एंडिंग वाली कहानी अभी भी कनेक्टेड है मल्टीवर्सल ट्री से। ये कैसे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी को शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर रेफरेंस और प्रूफ के साथ इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत में एक मल्टीवर्स था, उसके फ्यूचर में कैंग के वेरिएंट्स आपस में मिले, जिनमें कुछ अच्छे थे कुछ इविल थे। इसीलिए दो ग्रुप सामने आए, पहला काउंसिल ऑफ कैंग्स और दूसरा काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। काउंसिल ऑफ कैंग्स में इमॉर्टस, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन और वो सभी वेरिएंट्स हैं जिनको हमने एंटमैन क्वांटममेनिया के लास्ट में देखा। काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स में कैंग के वो वेरिएंट है जो मल्टीवर्स के अलग अलग अजीबोगरीब वेरिएंट हैं, जिनमें कंगारू कैंग भी आ जाता है। और इसीलिए लोकी सीरीज में हमें कहीं कहीं जो ये पोस्टर दिखाए गए हैं जहां कैंग के वेरिएंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो दो ग्रुप है कैंग्स का, इनमें एक काउंसिल ऑफ कैंग्स है, दूसरा काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स है। फिलहाल जब हीरोमैन्स उस मल्टीवर्स की बात कर रहा था जहां मल्टीवर्सल वॉर हुई, तब वहां पर कैंग द कॉन्करर था और तब तक TVA भी नहीं बना था। इसीलिए कैंग मन चाहे ढंग से टाइम ट्रेवल कर रहा था और कॉन्करर वाला अपना रास्ता अपना रहा था। पर कैंग के इस कांड से कई सारी डाइवर्जन टाइमलाइन बन रही थी, जिसको एमसीयू में ब्रांच टाइमलाइन कहा गया है। अब आगे कैंग के टाइम ट्रेवल से ये जो ब्रांच टाइमलाइन बनी, इनमें इनकर्जन होना शुरू हो गया, जो मल्टीवर्स को धीरे धीरे खत्म करने लगा। कैंग ने इसे रोकना चाहा, इसलिए कैंग कई अर्थ्स को एक बार में ही खत्म करने लगा,
और ये चीज जेनिट ने तब देखी जब कैंग क्वांटम रेल में था। साथ ही कैंग ने कई अवेंजर्स को मारा जो उसने एंटमैन क्वांटम मेनिया में मेंशन भी किया। और फिर इस बीच एंट्री हो जाती है इमोर्टस की, जो कैंग का ही एक फ्यूचर वर्जन है, ना कि वेरिएंट। इमोर्टस ने कैंग को पकड़ा और उसे एक्साइल किया। कैंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन इमोर्टस के जो बाकी कैंग थे वो इस कैंग द कॉन्करर के पीछे लग गए। सभी अपनी टाइम चेयर से कैंग का पीछा करने लगे और कैंग टाइम स्ट्रीम में छुपने की कोशिश करने लगा। और ये जो सीन है उसके कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे सामने आए थे और उसी के बेस पर मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। तो जब इमोर्टस की टीम के कैंग द कॉन्करर का पीछा कर रहे थे तब वो लगातार फायर भी कर रहे थे, जिसे कैंग संभाल नहीं पाया और वो इस टाइम टनल से बाहर हो गया। अब यहाँ पर कैंग के साथ वैसा ही हुआ जैसा थॉर और लोकी के साथ थॉर रैग्नारॉक में हुआ था। जब बाइफ्रॉस्ट खोला, थॉर और लोकी के पीछे हेला थी, तब ये बाइफ्रॉस्ट को तोड़ते हुए उससे बाहर निकल गए थे और ये पहुंचे स्कार प्लेनेट पर, जहां समय अलग चलता है और एक वॉर्टेक्स के जरिए ये स्कार प्लेनेट पर पटके गए। सेम चीज कैंग द कॉन्करर के साथ हुई। वो इस टाइम टनल के अंदर था। कैंग के वेरिएंट्स ने जब उस पर फायर किया और वो दीवार तोड़ के जब इस टनल से बाहर निकला, तब वो एक टाइम वॉर्टेक्स से क्वांटम रेल्म पहुंचा। अब यहाँ एक चीज ये भी है कि क्वांटम रेल्म में गिरने से पहले जब कैंग को एक्साइल किया जा रहा था तब उसने अपना आइकॉनिक आर्मर सूट पहना था। मल्टीवर्सल कोर इंजन अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही टनल से टकराते हुए जब वो टाइम वॉर्टेक्स के जरिए क्वांटम रेल्म पहुंचा, तब वो बीच में ही टाइम वॉर्टेक्स में फंस गया था। कैंग ने इस वॉर्टेक्स से निकलने के लिए अपने शिप की सारी पावर लगा दी जो मल्टीवर्सल कोर इंजन से आ रही थी और अंततः कैंग द कॉन्करर टाइम वॉर्टेक्स से बाहर निकलकर 616 के पास क्वांटम रेल में जा पहुंचा। और इसलिए जब हम कैंग को यहाँ देखते हैं वो पसीने से लथपथ है और साथ ही उसने अपनी एक ओल्ड आउटफिट भी पहन रखी है। ऐसे में कैंग ने जब अपना पहली बार ये न्यूरोकाइनेटिक आर्मर सूट बनाया था, तब से ये सूट उसके साथ ऐसे ही चिपका हुआ था। ये सेम वैसा ही है जब कैंग का मल्टीवर्सल कोर इंजन सही हुआ था और ये न्यूरोकाइनेटिक आर्मर उस पर चढ़ा था। फिलहाल आगे हमें एंटमैन क्वांटम मेनिया मूवी में दिखाया जाता है कि कैंग के पास एक मोटिव है। वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है और अपने वेरिएंट्स को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन आखिरी में वो मल्टीवर्सल कोर इंजन में चला जाता है और उसमें शक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं इमोर्टस, रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन, जो मल्टीवर्स को बचाने के लिए पूरी काउंसिल को यहाँ बुला लिया है। इन्हें पता है कि जिसको एक्साइल किया था वो मारा जा चुका है, लेकिन इमोर्टस ने ये बताया कि हम में से उससे किसी ने नहीं मारा बल्कि उन्होंने मारा और वो ये सब लेने आ रहे हैं। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। आखिरी तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। नंबर 1, इमोर्टस जिनकी बात कर रहा है कि वो आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ कैंग और उसके वेरिएंट्स की बात हो रही है जो मल्टीवर्सल कोर इंजन में गिरने की वजह से कैंग को मिले हैं। अब ये चीज इमोर्टस कैसे कह सकता है? तो इमोर्टस ने ही कैंग को वहां से निकाला है, पर क्यों? तो इसका जवाब इस कॉमिक स्टोरी में छुपा हुआ है। तो कॉमिक्स में एक पॉइंट पर कैंग सब कुछ कॉन्कर कर लेता है। कैंग द कॉन्कर का मतलब यही है कि जिसने सब कुछ जीत लिया हो, इसीलिए तो इसे कॉन्कर कहा जाता है। कॉन्कर करने के बाद कैंग बोर होने लगा। सेम इवेंट, सेम बैटल और उसके टाइम ट्रेवल करने के बाद सब कुछ वही सेम ढंग से होना, ये कैंग को सच में बोर करने लगा था। इसीलिए उसने टाइम के नेचर को समझना चाहा और वो पहुंच गया लिम्बो जैसी जगह पर जो टाइम स्ट्रीम से बाहर थी। लिम्बो के गेट पर पहुंचते ही कैंग के मन में 2 थॉट क्रिएट हुए। पहला, क्या मैं लिम्बो के अंदर जाऊं और टाइम के नेचर को समझूं? दूसरा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मस्त जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, मिस्र में जाकर रामाटूट बनकर आराम करूं और ये लूप हमेशा चलता रहेगा। यही सोचते हुए कैंग इस लिम्बो गेट से वापस आ जाता है और फिर वो अपना कॉन्कर करना शुरू कर देता है। वो टीवी को उड़ा देता है क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन लिम्बो के गेट पर कुछ ऐसा हुआ कि जो कैंग ने पैराडॉक्सिकल थॉट को क्रिएट किया था, वहाँ वो अलग अलग 2 पॉसिबिलिटी में टूट गया। ये एक तरह की 2 टाइमलाइन जैसी थी, सेम वैसे ही जैसा आपने व्हाट इफ सीजन 1 में डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को देखा होगा। अब इससे ये हुआ कि कैंग की जो पहली पॉसिबिलिटी थी, जो टाइम को समझना चाहती थी, वो लिम्बो के गेट में इंटर कर गई और वो आगे बनी इमोर्टस। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो रामाटूट बनकर आराम करना चाहती थी, वो पहुंची मिस्र पर और कैंग तो वहाँ खुद फिजिकल बॉडी में था ही, वो वापस आगे अपनी कॉन्कर जर्नी को कंटिन्यू करने लगा। अब यहाँ कैंग बस लिम्बो के गेट पर गया और उसने पैराडॉक्सिकल थॉट को क्रिएट किया और वो 3 पॉसिबिलिटी में टूट गया, रामाटूट, इमोर्टस और कैंग द कॉन्करर। और यही चीज तो हमें एमसीयू में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम इन तीनों के चेहरे को ध्यान से देखें तो इनके चेहरों पर हमें सेम स्कार्स नजर आते हैं जैसे कैंग के चेहरे पर हैं। मतलब जो ये इवेंट कॉमिक बुक में यहाँ हुआ है वो एमसीयू में वैसे ही टेक प्लेस करता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर एक तीसरा बंदा और भी था जो स्कारलेट सेंचुरियन था, उसकी कहानी क्या थी? तो भाई लोग, इसकी कहानी आपको हिला के रख देगी।
तो इस कहानी में जब कैंग ने सब कुछ कॉन्कर कर लिया था और वो टाइम के नेचर को समझना चाह रहा था, तब लिम्बो में जाने से पहले ये जो कैंग की विरासत या डायनेस्टी है वो अपने किसी उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता था और फिर उसके बाद वो टाइम की नेचर को समझना चाहता था। इसलिए कैंग ने एक आखिरी क्वेस्ट किया और इस क्वेस्ट की वजह से उसका पूरा मल्टीवर्स हो जाता और इसका नाम था अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। यहाँ उत्तराधिकारी के तौर पर कैंग को एक बेटे की तलाश थी, इसलिए कैंग ने मल्टीवर्स से सबसे जो पावरफुल बेहतरीन फीमेल सुपर हीरोज हैं उनको टाइमलाइन से उठा लिया। उनके डीएनए को स्कैन किया गया ताकि कैंग इन फीमेल्स के साथ वो सब कर सके जिससे कैंग को अपना एक बच्चा उत्तराधिकारी के तौर पर मिल जाए। और ऐसे इन पावरफुल फीमेल्स में से कैंग ने चुना 616 से कैप्टन मार्वल को, और कैप्टन मार्वल को उस टाइम पर उठाया गया जब कैप्टन मार्वल को पावर मिल रही थी और वो बेहोश थी और वो अपनी पिछली पूरी लाइफ भूल जाती। कैंग यहाँ से कैप्टन मार्वल को कैसल ले गया, प्यार का नाटक किया और उससे बच्चा मिला स्कारलेट सेंचुरियन। और अगर आप स्कारलेट सेंचुरियन और कैप्टन मार्वल को देखोगे तो दोनों की पावर फ्लो है वो एक जैसा ही है, उनके चारों ओर घूम रही है। फिलहाल कहानी में आगे ये हुआ कि कैंग ने अवेंजर द कैंग डायनेस्टी वाला इवेंट है वो 24 बार किया। मतलब कैंग ने कैप्टन मार्वल के साथ वो सब 24 बार किया ताकि एक स्कारलेट सेंचुरियन बेहतर मिल पाए। कैंग डायनेस्टी का इवेंट 24 बार हुआ क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी में कैंग का जीतना नामुमकिन था, इसलिए स्कारलेट सेंचुरियन को लगातार ऐसे ही पैदा किया जा रहा था। और ये गलतियां इसलिए हो रही थी क्योंकि हर बार स्कारलेट सेंचुरियन को पता चल जा रहा था कि कैप्टन मार्वल उसकी माँ है और कैंग ने कैप्टन मार्वल के साथ गलत किया है। और इसलिए कैंग अवेंजर द कैंग डायनेस्टी कॉमिक सीरीज में एंड में उन 24 स्कारलेट सेंचुरियन को दिखाता है जो पहले ही फेल हो चुके हैं और इस वाले को भी मार देता है। अब ये चीज कैसे एमसीयू में टेक प्लेस करती है, तो कैप्टन मार्वल की कहानी वैसी सेम यहाँ पर है जैसी कॉमिक्स में है और स्कारलेट सेंचुरियन इमॉर्टस की टीम में है। और रामाटूट भी स्कारलेट सेंचुरियन से ये कहता भी है कि तुम्हें अफसोस होगा कि तुम उसे अपने हाथों से नहीं मार पाए। तो यहाँ जो स्कारलेट सेंचुरियन के साथ ये अफसोस वाली बात की जा रही है, तो इमॉर्टस ने स्कारलेट सेंचुरियन को ये सारी सच्चाई बता दी है और स्कारलेट सेंचुरियन को कैंग के खिलाफ कर अपनी टीम में ले लिया। अब इसके बाद इस सवाल पर आते हैं कि कैंग कैसे मल्टीवर्सल कोर इंजन से निकला। तो कैंग और उसके पॉसिबिलिटी से बने कैंग्स को इमॉर्टस ने ही बाहर निकाला और ये राज इमॉर्टस आखिरी में बता देता जब कैंग इन सभी वेरिएंट्स को मार देता। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि क्वांटम रेल में मल्टीवर्सल कोर इंजन में अगर ये इमॉर्टस कांड करता तो किसी को इमॉर्टस पे शक नहीं होता, यहाँ तक कि टीवीए भी इसे नोटिस नहीं कर पाती, ये पूर्णतः अननोन होता। और इसके पीछे दूसरी एक पूरी कहानी है और आप इस कॉमिक स्टोरी से इसे अच्छे से समझ जाओगे। तो कैंग की जब एक पॉसिबिलिटी इमॉर्टस बनी तब टाइम कीपर्स ने इमॉर्टस को टाइमलाइंस दी और ये चेतावनी भी कि इसमें कोई डाइवर्जन टाइमलाइन ना बने। सेम चीज एमसीयू में ह्यूमन्स के पास थी और वो थी सेक्रेट टाइमलाइन और इसकी वार्निंग थी ब्रांच टाइमलाइन, लेकिन मल्टीवर्सन ओपन होना ही होना था। और इसलिए इमॉर्टस ने कैंग की कहानी को पहले से ही रीराइट करना शुरू कर दिया। इमॉर्टस ने कैंग से उसकी रवोना छीनी, काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ कर दिया ताकि एक आक्रोश और रिवेंज पैदा हो कैंग के अंदर और वो सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार दे। क्योंकि इमॉर्टस ये करता तो कहानी साफ हो जाती, क्योंकि इमॉर्टस ये जानता था कि इमॉर्टस बनना क्या होता है और अगर किसी वेरिएंट के मन में ये आया कि वो टाइम के नेचर को समझना चाहे और वो लिम्बो तक पहुंच जाए तो वो इमॉर्टस बन ही जाएगा। और इसीलिए इमॉर्टस ने अपने ही वर्जन को चारा बनाया और उसे नाम दिया प्राइम कैंग का। काउंसिल ने इसे एक्साइल किया, कैंग डायनेस्टी वाला इवेंट सफल होने नहीं दिया और रवोना को भी छीन लिया। और ऐसे में जब कैंग ने काउंसिल ऑफ कैंग्स के आखिरी कैंग को मार दिया तब इमॉर्टस कैंग के सामने आया और उसने ये सारा सच बताया कि तुम बस मेरे लिए एक चारा थे, क्योंकि कोई भी वेरिएंट्स आगे इमॉर्टस ना बन पाए। और कमाल की बात यह है कि कैंग के पास एक और भी था, सेम मल्टीवर्सल कोर इंजन जैसा, जिसमें कैंग की हर एक वेरिएंट, हर एक वर्जन की मेमोरी, लाइफ इवेंट और उनकी पॉसिबिलिटी स्टोर थी। और यही चीज तो मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर है। एंटमैन जब इसमें पहली बार घुसा था तब उसके जितने भी लाइफ इवेंट के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी थी या उसके पॉसिबल वेरिएंट थे वो हमें यहाँ देखने को मिले। और ऐसे इमॉर्टस कैंग से उसके इस ऑर्ब को ले लेता है और इमॉर्टस कैंग के हर एक पॉसिबिलिटी आउटकम को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो यहाँ ये ऑर्ब था वो इमॉर्टस के काम का था। सेम एमसीयू में मल्टीवर्सल कोर इंजन है, वास्तव में ये इंजन नहीं है बल्कि ये इंजन जैसा दिखाया गया है। और इस कॉमिक्स के लास्ट में ऐसा दिखाया जाता है कि इमॉर्टस और कैंग दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन कैंग का एक रिवेंज रह जाता है कि रवोना को वापस पाना। अब ये चीज एमसीयू में थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन मुझे तो कैंग के वेरिएंट्स को मारने पर $10,000 मिलने वाले हैं। तो ये रही स्टोरी एमसीयू में कैंग के सर्वनाश की।
सबसे पहले ह्यूरोमेंस ने कुछ झूठ बोला है और कुछ सच। झूठ ये है कि उसने मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया, बल्कि ये काम इमोर्टस का किया हुआ है। और सच ये है कि उसके मरने के बाद कई सारे वेरिएंट सामने आ जाएंगे। इमोर्टस का बस सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो अपने सभी वेरिएंट्स को मारना चाहता था, और जो सिर्फ होता अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के अंदर। और अगर इमोर्टस का ये प्लान फेल होता, तब उसके पास आखिरी और मास्टर प्लान होता, और वो होता डॉक्टर डूम को गेम में लाना। और ऐसे में अगर हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी मूवी देखने को मिलती, तब लास्ट में आरडीजे डॉक्टर डूम इन सभी वेरिएंट सहित कैंग को मार ही देते या ट्रैप कर लेते। वहीं ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि जब लोकी सीजन 2 में टेम्पोरल लूम टूटा, तब अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का थीम सुनाई देता है। मतलब ह्यूरोमेंस इस लूम के टूटते समय TVA को रिस्टोर कर दिया करता था, अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का इवेंट नहीं होने देता था। और इसकी वजह से डॉक्टर डूम कभी इस गेम में आया ही नहीं था। कैंग हमेशा के लिए टाइम वॉर्टेक्स में एक क्वांटम रेल में फंसा रहता और एक नया लूम बनता, और ये ऐसे ही चलते रहता। लेकिन ये लूम वाली प्रॉब्लम इमोर्टस और ह्यूरोमेंस कभी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाई दी है, ये वही है जहां मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ था। मतलब TVA से बनने से पहले, सेक्रेट टाइमलाइन से बनने से पहले इमोर्टस के साथ ये सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स मौजूद थे, और इसीलिए तो TVA मल्टीवर्सल ट्री में कैंग के किसी वेरिएंट को ढूंढ नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि TVA के पास उसका ऑरा भी है। फिर इसके बाद अगला रिवील ये होता कि ह्यूरोमेंस और इमोर्टस एक दूसरे के अंश हैं, मतलब टाइम स्लिप की पावर से बने हैं। इसको ऐसा समझो कि जैसे हमने लोकी का टाइम स्लिप देखा कि वो खिंच रहा है और टाइम में आगे पीछे जा रहा है, सेम पावर इमोर्टस के पास भी है, और वो भी इससे अच्छे ढंग में। मतलब इमोर्टस इसी पावर का यूज करके अपनी पॉसिबिलिटी को किसी भी टाइम जोन का निकाल सकता है। जैसे एंटमैन क्वांटममेनिया में हमने एंटमैन की एक पॉसिबिलिटी देखी जो बास्किन रॉबिन्स में काम करती थी, तो यहाँ जो एंटमैन के साथ हुआ, ये सभी पॉसिबिलिटी एक साथ आ गई। लेकिन इमोर्टस ये कर सकता है कि वो अपनी कोई भी पॉसिबिलिटी किसी भी टाइम जोन का बाहर निकाल सकता है, और ऐसे एक इमोर्टस के लिए मोहरा बना ह्यूरोमेंस। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो हमें इस कॉमिक स्टोरी से मिल जाएगा, जब कैंग ने अपने सभी वेरिएंट्स को मार दिया था, यहाँ तक कि इमोर्टस भी मारा जा चुका था। तब टाइम कीपर्स ने कैंग पर एक टाइम स्लिप जैसी पावर का यूज किया और उसके अंदर से इमोर्टस को बाहर निकाल दिया। आप यहाँ ये चीज नोटिस कर सकते हो कि लोकी का जो टाइम स्लिप है और ये जो कॉमिक्स में इवेंट हो रहा है, ये दोनों एक ही ढंग से ही हो रहे हैं। इसके बाद अगला मुद्दा आता है लॉर्ड्स ऑफ मी का, जिसको ह्यूरोमेंस और कैंग ने मेंशन किया है, और ये सभी एक ही है, बस वर्जन के फॉर्म में है। और हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान रखो कि वर्जन और वेरिएंट में काफी अंतर होता है, इसीलिए ह्यूरोमेंस, इमोर्टस, रामाटोट, कैंग द कॉन्करर और काउंसिल ऑफ कैंग्स ये सब एक ही वर्जन से निकले हैं। बस यहाँ पर स्कारलेट सेंचुरियन अलग है, क्योंकि वो कैंग का बेटा है। फिलहाल अब इन सब को मारने का एक ही तरीका है जो सीधा इस कॉमिक स्टोरी से आता है। तो जब कॉमिक्स में TVA को ये पता लगता है कि इमोर्टस ओवर पावर्ड हो गया है, वो रियलिटी को बदल रहा है, एक तरह का लिविंग क्वांटम पार्टिकल बन गया है, तब वॉचर की मदद से TVA फैंटास्टिक 4 की टाइमलाइन में जाते हैं, और ये वही टाइमलाइन होती है जहां आगे 30वीं शताब्दी में कैंग या इमोर्टस जन्म लेगा। फैंटास्टिक 4 एक वैक्सीन बनाते हैं जो एंटी क्रोनल टाइम वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन ऐसे काम करती है कि फ्यूचर में इमोर्टस या कैंग टाइम ट्रेवल करेंगे तो उनकी क्रोनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्रोनल एनर्जी उनमें इतनी बढ़ जाएगी और इस वैक्सीन के डोज से वो फट के मर जाएंगे। और ऐसा ही होता है। फैंटास्टिक 4 इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पर जाते हैं, जब इमोर्टस कैंग भी नहीं बना था और एक टीनेजर था। फैंटास्टिक 4 इसको ये वैक्सीन लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप होता यह है कि फ्यूचर में इमोर्टस और कैंग जितना भी टाइम ट्रेवल करते हैं, उनके अंदर क्रोनल एनर्जी बढ़ने लगती है, और इससे बचने के लिए वो जितना टाइम ट्रेवल करेंगे, ये चीज उतना ही उनको मौत के करीब ले आएगी। और ऐसे कॉमिक्स में इमोर्टस की डेथ हो जाती है, लेकिन कैंग की नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन ने इमोर्टस पर काम किया, क्योंकि इमोर्टस ने कई टाइम ट्रेवल रियलिटी को बदलना, क्रोनल एनर्जी का अता यूज करना, ये इस एंटी वैक्सीन के साथ रिएक्शन कर गया और इमोर्टस मारा गया। अब अगर MCU में ये चीज देखे तो लॉर्ड्स ऑफ मी वाला जो कॉन्सेप्ट हमें सुनाया गया है, वहाँ ये चीज परफेक्ट बैठ जाती है। अगर हम ह्यूरोमेंस या इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पर जाएं और उसको ये एंटी वैक्सीन वाला शॉट दे दे, उस समय पर जब ये टीनेजर थे और इन्होंने समांतर ब्रह्मांड नहीं खोजे थे, और फ्यूचर में जब एक से कई सारे वेरिएंट बनेंगे, तब क्रोनल एनर्जी की वजह से और वैक्सीन का जो डोज दिया था इनकी नेटिव टाइमलाइन में जाकर, तब ये सभी वेरिएंट्स एक साथ टाइम में जलकर मर जाएंगे। और अगर MCU में ये वैक्सीन बनाई जा सकती है तो उसकी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है रिसेट चार्जर में उसके अंदर के पार्टिकल। इन पार्टिकल को कैसे भी इम्प्रूव करके एक टाइमर के साथ प्राइम कैंग मतलब कैंग द कॉन्करर की नेटिव टाइमलाइन में जाकर
उसके यंगर सेल्फ में इंजेक्ट कर दिया जाए और फ्यूचर में इस कॉमिक्स की तरह ये सभी वेरिएंट्स आसानी से मर सकते हैं। दूसरा और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि डॉक्टर डूम इस वैक्सीन को बनाए। वो प्राइम कैंग मतलब अपना कैंग द कॉन्करर की नेटिव टाइमलाइन में पहुंचे जब वो टीनेजर था और यहाँ जॉनथन मेजर की भी जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ 12-13 साल का लौंडा कैंग के टीनेजर का रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ डॉक्टर डूम इसी वैक्सीन को यहाँ इंजेक्ट कर दे और अवेंजर डूम्सडे की जब शुरुआत हो तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि डॉक्टर डूम अपने कैसल में है, वो अपनी स्क्रीन पर काउंसिल ऑफ कैंग्स को देख रहा है और फिर अचानक डॉक्टर डूम बटन दबाता है और ये सभी कैंग के वेरिएंट स्वाहा। यहाँ ना नए एक्टर की जरूरत पड़ी, ना ये सीन फिर से रीशूट करना पड़ा, बस एंटमैन क्वांटममेनिया की पुरानी फुटेज से यहाँ काम बन गया। और एमसीयू में डॉक्टर डूम का सबसे पहला इवेंट यही होने वाला था कि वो कैंग के सभी वेरिएंट्स को खत्म कर देगा। अगर हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती तब भी डॉक्टर डूम का यही काम होता और अब तो अवेंजर डूम्सडे है तो ये चीज ऐसे बहुत इजीली हमारे सामने दिखाया जा सकता है। अब बात रह गई कैंग के आगे दिखने की और उसके रिकास्टिंग की, तो भाई लोग 27 अगस्त तक इंतजार करो, हमें बहुत कुछ रिवील होने वाला है। आपको ये थ्योरी कैसे लगी प्लीज इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर करना। और हाँ, इतनी मेहनत आप लोगों ने जो करवाई है इसके लिए सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।